हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियों में से आज सुनिए सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी नई लकीरों के दायरे। सुधा आदेश जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वे समकालीन हिंदी साहित्य का एक चमकता हुआ सितारा हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। आज तुम्हारी बेटी का विवाह है, बारात आने का समय हो गया है और अभी तक तुम्हारी तैयारी नहीं हुई। हाँ, मुझे पता है, देखा नहीं तुमने, मैं उसी की तो तैयारी कर रही हूँ। अंतर्मन की आवाज़ सुनकर उसने उत्तर दिया। जरा जल्दी करो, मेहमान आने लगे होंगे, सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ, मैं जानती हूँ, बस आरती का थाल रह गया है, इसमें नारियल और लिफाफा रख लूँ। ओके, पर ज़रा जल्दी। वो थाल उठाकर चलने ही वाली थी कि उसकी नज़र स्टूल पर रखे फ़ोटो पर पड़ी। एकाएक वो बुदबुदा उठी। सॉरी निशीत, आज मैं इतनी खुश थी कि तुमसे बात किए बिना ही जा रही थी। तुम्हें तो पता ही है कि आज तुम्हारी निशा का विवाह है विभव से। वे दोनों साथ साथ पढ़े हैं। वो उसका प्यार है। मैंने उसके प्यार पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। तुम भी तो यही करते ना। अच्छा, अब चलती हूँ, 8 बजने वाले हैं, बारात आती ही होगी। अरे, तुम्हें ये बताना तो भूल ही गई कि ये साड़ी निशा ने ही मुझे खरीद कर दी है आज के दिन के लिए। बताओ कैसी लग रही हूँ। अभी वो निशीत के चेहरे पर प्रशंसा के चिन्ह ही ढूंढ रही थी कि अचानक मोबाइल बज उठा। 8 बजे और फ़ोन की घंटी। वो उसे घूरती रही। मन मस्तिष्क शून्य हो गया था। वो न ये देख पाई कि किसका फ़ोन है और ना ही फ़ोन उठा पाई। उस दिन भी तो यही हुआ था। फ़ोन की निरंतर बजती घंटी की आवाज़ को सुनकर स्नेहा ने रिसीवर उठाया था। क्या आप डॉक्टर निशीत रंजन के घर से बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? आप मुझे नहीं जानती, मेरा नाम पल्लव है। मुझे डॉक्टर निशीत की पॉकेट डायरी से आपका नंबर मिला। उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उन्हें मिशन अस्पताल में दाखिल करा दिया है। प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। एक्सीडेंट? वे ठीक तो है ना? अभी 1 घंटे पूर्व ही उन्होंने मुझसे बात की थी। कहते हुए स्नेहा के मन में संशय था। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने वहां उपस्थित कुछ आदमियों की सहायता से उन्हें गाड़ी से निकाला तथा तुरंत ही उन्हें अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर आया। उन्हें इमरजेंसी में दाखिल करवाकर आपको फ़ोन कर रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? स्नेहा ने पूछा। धैर्य रखिए, वो ठीक हैं, बस आप जल्दी आ जाइए। अभी आती हूँ। मेरे आने तक उनका ख्याल रखिएगा। कहते हुए उसके स्वर में गिड़गिड़ाहट आ गई थी। जी अवश्य, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मन कह रहा था कि यह सब झूठ है, पर कोई इस तरह की गलत सूचना क्यों देगा। किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत उसका मन रोने रोने को हो आया था। मन ही मन बुदबुदा उठी। मेरे साथ ही सदा ऐसा क्यों होता आया है? जीवन में अभी तक हुए हादसे क्या कम थे कि अचानक एक और हादसा? हे ईश्वर, मेरे निशीत के जीवन की रक्षा करना। मन ही मन प्रार्थना करते हुए स्नेहा ने पर्स में पैसे रखे तथा दरवाज़ा बंद करके बाहर निकली ही थी कि ऊपर बालकनी में बैठी नेहा आंटी ने पूछ लिया, अकेले कहाँ जा रही हो स्नेहा? क्या अभी तक निशीत नहीं आए? नेहा आंटी की आवाज़ ने उसे सदमे से उबारा था। उसका उत्तर सुनकर वे बोली, रुको स्नेहा, इतनी रात गए ऐसे अकेले जाना उचित नहीं है। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नेहा आंटी की बातों से टूटे मन को आस बंधी। लगा इस शहर में वो अकेली नहीं है। निशीत के अलावा भी इस शहर में कोई है जिन पर वो विश्वास कर सकती है। वो उसकी मकान मालकिन अवश्य हैं, किंतु वास्तव में वो उसकी ममतामयी माँ जैसी ही हैं। अपने दोनों बच्चों के बाहर सेटल हो जाने के कारण उन्होंने मकान का एक हिस्सा किराए पर उठा रखा है। उन्होंने उसे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया है। इसके पूर्व भी 1-2 बार निशीत के अस्पताल से लौटने में देरी होने पर उन्होंने उसके मन में बैठे अज्ञात भय से निजात दिलाई थी। आज भी उसकी मनस्थिति समझकर वो तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गई। निशीत के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आलोक अंकल ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाल ली। गाड़ी वो स्वयं चला रहे थे तथा वो नेहा आंटी के साथ पीछे बैठी थी। वो बार बार उसके कंधे पर हाथ फेर कर उसे धीरज बंधा रही थी। न जाने कैसा होगा निशीत, न जाने उसे कितनी चोट आई होगी। बार बार मन में विचारों का सैलाब आकर उसे मथने लगा। आज तक जो कुछ उसके साथ घटता रहा है वो सिर्फ हादसे थे, या जैसा कि उसे बार बार सुनने को मिलता रहा है वो वास्तव में ही मनहूस है। एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। गाड़ी की रफ्तार के साथ ही अचानक उसका अतीत बंद खिड़की की दरार से अड़ियल बच्चे की तरह दस्तक देने लगा।
पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। इसी के साथ उस पर मनहूस होने का ठप्पा लग गया था। पापा माँ को बहुत प्यार करते थे, अतः वो उनकी जुदाई नहीं सह पाए। उन्होंने माँ की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराया तथा कभी उसका मुंह न देखने का फैसला सुना दिया। दादा दादी ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो अपने फैसले पर अडिग रहे तथा देश छोड़कर विदेश में जा बसे। उन्होंने कभी उसकी खोज खबर लेने की भी कोशिश नहीं की। उसे दादा दादी की गोद मिली। जब वो 8 वर्ष की थी तब वे दोनों एक दुर्घटना के शिकार हो गए, किंतु वो बच गई। उससे उसका आश्रय स्थल भी छिन गया था, पर वो दुनिया के कट सत्यों को झेलने के लिए बची रह गई। पापा उस समय आए थे, नाना नानी थे नहीं। उसकी एकमात्र मौसी ने जब पापा से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेने से साफ मना करते हुए कहा, इस मनहूस के लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम चाहे इसे अपने पास रखो या अनाथाश्रम में डाल दो। पापा के शब्द उसके अंतःस्थल को चीरते चले गए थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई कैसे अपने ही खून से मुंह फेर सकता है। उन्होंने पत्नी को खोया था तो वो भी तो माँ की गोद से वंचित रह गई थी। मौसी उसे अपने साथ अपने घर ले आई, किंतु उसकी दुख भरी दास्तां को अभी भी विराम नहीं मिला। मौसी ने तो उसे स्वीकार कर लिया था, किंतु उनके बच्चे अभय और अंकिता स्थायी रूप से उसे अपने साथ रखने के अपनी माँ के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाए। अंकिता को जब उसके साथ कमरा शेयर करने के लिए कहा गया तब वो ये कहते हुए बिदक उठी थी, मुझे अकेले पढ़ने की आदत है। यदि ये मेरे साथ रही तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। वैसे ही मेरे कमरे में जगह नहीं है। अगर कभी गलती से वो उसकी या अभय की किसी वस्तु को छू देती थी तो वो उसे पीट भी देते थे। मौसा जी को भी उससे कोई विशेष हमदर्दी नहीं थी। वैसे भी वे उन लोगों में से थे जिन्हें पत्नी के मायके से मिले उपहार तो अच्छे लगते हैं, किंतु वहां की छोटी से छोटी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। और फिर उसकी जिम्मेदारी मात्र कुछ दिनों की तो थी नहीं, वरन जिंदगी भर की थी, जिसे निभाना सहज नहीं था। अतः वो भी मौसी से नाराज थे। उसने एक बार मौसा जी को मौसी से कहते सुना था, जब इसके पिता ने ही इसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया तब तुम्हें क्या पड़ी थी इसका बोझ उठाने की। हम कोई धन्ना सेठ तो है नहीं। मेरी कमाई से घर चलाना और अपने बच्चों को पालना ही मुश्किल हो रहा है, अब इसका बोझ और। मौसा जी के वितृष्णा से कहे वचनों को सुनकर मौसी चुप रह गई थी, लेकिन वो उस दिन तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोई थी। वो सचमुच मनहूस ही तो थी, तभी तो उसे माँ पापा का सुख नहीं मिला। माँ तो नहीं रही, पर पापा ने जीवित रहते हुए भी उसे मरा समझ लिया था। दादा दादी की आश्रय स्थली भी उससे छिन गई, और अब जब मौसी ने थोड़ी सी खुशियां उसकी खाली झोली में डालनी चाहें तो उनकी अपनी खुशियों में ग्रहण लगने लगा है, जिसकी जिम्मेदार वो स्वयं है। इसका उसे एहसास हो चला था, किंतु वो कर भी क्या सकती थी। अपने एकमात्र आश्रय स्थल को छोड़कर वो जाती भी तो कहाँ जाती। अभय और अंकिता जहाँ शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे, वहीं मौसा जी ने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके कपड़ों और किताबों का खर्च निकालने के लिए मौसा जी के निर्देशानुसार घर में काम करने वाली नौकरानी को हटा दिया गया। घर का सारा काम उसके और मौसी के जिम्मे आ गया। सुबह वो जल्दी उठकर मौसी का हाथ बटाने की चेष्टा करती तथा बाकी काम लौटने के बाद करती, जबकि अभय और अंकिता अपने हाथों से पानी भी नहीं पीते थे। अपने एक एक काम के लिए उसे तंग करना उनकी आदत बनती जा रही थी। मौसी की आंखों में अपने लिए दर्द महसूस किया था उसने, लेकिन वो भी अपने पति और बच्चों के सम्मुख विवश थी। हायर सेकेंडरी करने के पश्चात उसने डीएड की ट्रेनिंग करने के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली थी तथा साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। स्कूल घर से दूर था। आने जाने में समय तथा पैसा बर्बाद होने की बात कर उसने स्कूल के पास ही कमरा किराए पर लेकर रहने की पेशकश की तो किसी ने भी मना नहीं किया। मन पर पत्थर रखकर जब विदा हो रही थी तब मौसी ने उससे धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, बेटी मैं विवश हूँ, मुझे सदा तेरी चिंता रहेगी। कभी कभार आकर मिल जाया करना। मैंने तेरा परिश्रम और विश्वास देखा है। किसी पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं पर विश्वास करना सीख। अपराजिता बन बेटी, अपराजिता बन, तभी तू इस बेदर्द जमाने से टक्कर ले पाएगी। मौसी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ये सच है कि मौसी के अतिरिक्त किसी ने उसे इस घर में कभी अपना नहीं समझा है, किंतु उसका तो यही घर है, चाहे जैसा भी है। कुछ दिनों तक वो प्रत्येक इतवार को ये सोचकर जाती कि दूर होने से शायद उनके संबंध सहज हो जाएं, शायद उसे उसके अपने मिल जाएं, किंतु मौसी के अतिरिक्त अब भी किसी को उसकी उपस्थिति पसंद नहीं है। इसका एहसास होते ही धीरे धीरे उसने वहां जाना कम कर दिया। समय के साथ उसने एमए एमएड कर लिया। उसे कॉलेज में व्याख्याता पद की नियुक्ति मिल गई। जीवन चल निकला था।
धीरे धीरे अभय और अंकिता के विवाह हो गए। अंकिता ससुराल चली गई तथा अभय को अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। बच्चों के चले जाने के कारण मौसी अकेली पड़ गई थी। अब वो अक्सर घर जाने लगी। मौसा जी का व्यवहार भी अब उसके प्रति कुछ नर्म हो चला था। वे दोनों अक्सर उसे विवाह करने का आग्रह करते। मौसी ने तो एक दो जगह बात भी चलाई, किंतु पता नहीं क्यों वो मन से विवाह के लिए स्वयं को तैयारी नहीं कर पा रही थी। उसकी मनसा जानकर वे भी शांत हो गए। सच तो ये था कि उसने स्वयं को अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त कर लिया था कि उसके पास इन सब बातों को सोचने और समझने के लिए समय ही नहीं था। इसी बीच मौसा जी का देहांत हो गया। अभय और अंकिता आए तथा कुछ दिन रहकर चले गए। मौसी अकेली रह गई। एक दिन वो उनसे मिलने गई तो बोली, बेटी अकेला घर काटने को दौड़ता है, तू यहीं आ जा। उनका मन रखने के लिए वो उस घर में उस आंचल की छांव में पुनः लौट आई थी, जिसे उसे मजबूरी में छोड़कर जाना पड़ा था। उसके लौटकर आने से मौसी संभलने लगी तथा उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। सच तो यह है कि घर में सब कुछ हो लेकिन सुकून ना हो तो अच्छा भला आदमी भी अस्वस्थ हो जाता है। फिर मौसी तो मौसा जी की मृत्यु के पश्चात न केवल शारीरिक तथा मानसिक रूप से टूट चुकी थी, वरन अकेलेपन की त्रासदी भी भोग रही थी। जैसे ही अभय और अंकिता को उसके लौटने का पता चला, वे दोनों परिवार सहित आए तथा उसे और मौसी को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। उनके मन में डर समा गया था कि यदि वो यहाँ रही तो माँ से मकान और जायदाद कहीं अपने नाम न करा ले। मौसी ने उनके आशय को समझकर उत्तर दिया था, तुम दोनों का डर व्यर्थ है। अरे इसने तो सदा तुम्हारा जूठा खाया है, तुम्हारी उतरन पहनी है, तब भी इसने कभी कोई विरोध नहीं किया। तुम्हारी किसी वस्तु पर अपना हक नहीं जमाया, तो अब जब इसने अपना मार्ग स्वयं अपनी मेहनत के बल पर तलाश कर लिया है तथा उस पर दृढ़ कदमों से चल रही है, तब तुम्हारे इस टूटे फूटे घर पर अपनी नज़र क्यों डालेगी? वैसे भी बेटा, जिनके पैर बालू पर जमे रहते हैं उन्हें ही अपने पैर के नीचे से बालू खिसकने का डर रहता है। मैं तुम्हें यह भी बताना अपना कर्तव्य समझती हूँ कि स्नेहा यहाँ स्वयं रहने नहीं आई है, इसे मैंने बुलाया है। वैसे मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इस क्रूर व्यवहार से मेरे दिल को बहुत ठेस लगी है। तुम लोगों ने तो एक बार भी नहीं कहा कि माँ हमारे साथ चलो, यहाँ अकेले कैसे रहोगी? शायद तुम दोनों को अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है। आज तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि मैं तुम लोगों के बजाय इसे अपने ज़्यादा नज़दीक पाती हूँ। तुम तो मेरी अपनी औलाद हो, फिर भी तुमने कभी मेरे मन को समझने का प्रयत्न नहीं किया। ये तुम्हारी अपनी मौसी की लड़की है, क्या तुम इसे प्यार के दो मीठे बोल नहीं दे सकते थे? मेरे निर्णय का मान नहीं रख सकते थे? तुमने सदा पाना ही चाहा लेकिन देना नहीं। अहंकार के वशीभूत तुम ये भी भूल गए कि प्यार एक तरफा नहीं होता। मैंने तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब अगर मैं अपनी इस बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ तो तुम्हें ऐतराज क्यों है? आत्मविश्वास भरे मौसी के स्वर सुनकर वो तो क्या, अभय और आकांक्षा भी अवाक रह गए थे। मौसी ने उस समय तो उन्हें चुप करा दिया था, लेकिन उनके मन में छाई नफरत की तपन को उसने महसूस किया था। वो तो कब की उनकी जिंदगी से निकल जाती, किंतु मौसी का प्यार ही सदा उसके पैरों में बेड़ी पहना देता था। उसे समझ में नहीं आता था कि अभय और अंकिता उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उनके प्यार की एक नज़र पाने के लिए वो बचपन में उनके कपड़े प्रेस किया करती थी, जूते पॉलिश करती, यहाँ तक कि उनका छोटे से छोटा काम हंसते हंसते करने का प्रयास करती, लेकिन इसके बावजूद भी वे उससे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। उसे आज भी याद है, एक बार दीपावली पर मौसी अभय और अंकिता के लिए कपड़े लेने गईं तो उसके लिए भी एक ड्रेस खरीद लाईं। उसकी ड्रेस को देखकर पूरे घर में जो हंगामा मचा, उसे देखकर वो तो क्या, मौसी स्वयं स्तब्ध रह गई थी। उसके पश्चात उसे सदा अंकिता की उतरन ही पहनने को मिलती रही थी। यदि कहीं कुछ छोटा बड़ा होता तो मौसी उसे काट छांट कर उसके पहनने लायक बना देती थी। समय तो गुजर गया था, किंतु खट्टी मीठी यादें उसके जहन में चुभकर जब तब लहूलुहान कर ही जाती थी। इस समय भी उनकी बातें सुनकर उसने जाना चाहा था, किंतु मौसी के प्यार ने उसे रोक लिया था। ये सच है कि मौसी के प्यार ने ही उसका खोया आत्मविश्वास लौटाया था, किंतु ये भी उतना ही सच है कि उसकी उपस्थिति ने उनके हंसते खेलते परिवार में ग्रहण लगा दिया था। इस अपराध बोध से वो कभी मुक्त नहीं हो पाई थी। यही कारण था कि वो अनजाने ही अंतर्मुखी होती चली गई। एक दिन वो कॉलेज से लौटी ही थी, घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने एक युवक खड़ा था। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था कि उसे देखती ही रह गई। इतनी देर में मौसी भी कमरे से बाहर निकल आई तथा पूछ बैठी, कौन है स्नेहा? अरे बेटा तुम, आओ आओ।
स्नेहा, ये निशीत है, पिछले हफ्ते ही यहाँ आया है, सामने वाले फ्लैट में रहता है। ये मेरी बचपन की सहेली मीना का लड़का है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, हाल ही में यहाँ पोस्टिंग हुई है। मौसी ने उसे देखकर अंदर बिठाते हुए उससे उसका परिचय करवाया था। निशीत के व्यक्तित्व में न जाने ऐसा क्या था कि वह अनायास ही उसकी ओर आकृष्ट होती चली गई। उसकी एक ही नज़र ने उसके अंदर की स्त्री को जीवित कर दिया था। उसकी एक झलक पाने के लिए वो घंटों बालकनी में दूसरे दिन का लेक्चर तैयार करने के बहाने बैठी रहती। साज श्रृंगार से उसे सदा नफरत रही थी। उसका मानना था कि दूसरों को आकर्षित करने के लिए लोग व्यर्थ ही इतनी लीपापोती करते हैं, किंतु इधर कुछ दिनों से उसमें तथा उसके विचारों में परिवर्तन आ गया था। घंटों शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को विभिन्न दृष्टिकोणों से निहारने में उसे अद्वितीय आनंद की प्राप्ति होने लगी थी। कभी कभी हल्की सी लिपस्टिक या छोटी सी बिंदी भी लगा लेती थी। उसके व्यवहार में आया परिवर्तन मौसी से छिपा नहीं रहा। एक दिन वो पूछी बैठी, क्या बात है स्नेहा, कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? अगर हो गया हो तो बतला दे, अब तो डोली उठ ही जानी चाहिए। नहीं मौसी, कहकर उसने बात टालनी चाहिए, किंतु सच तो यह था कि उसका मन भी प्यार के हिंडोले में उड़ान भरने को आतुर हो उठा था। निशीत का उनके घर आना जाना प्रारंभ हो गया था। मौसी खाने में कोई स्पेशल चीज बनाती तो उससे ही निशीत को देकर आने का आग्रह करती। पहले तो वो नानुकुर करती थी, किंतु बाद में उसकी एक झलक पाने के लिए अपने उत्सुक मन की खातिर वो मौसी की बात मानकर जाने लगी। ये बात अलग है कि वो अंदर नहीं जाती थी, वरन मौसी का दिया सामान बाहर से देकर आ जाती थी, जबकि वो उनके घर बर्तन लौटाने के बहाने आकर घंटों गप्पे मारता। वो चाहकर भी ज़्यादा बातें नहीं कर पाती थी, बस कनखियों से उसे देखकर कभी कभी मुस्कुरा देती। उसे ऐसे देखते पाकर एक दिन निशीत ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आपकी बेटी गूंगी तो नहीं है? नहीं बेटा, इसकी तो चुप रहने की आदत सी पड़ गई है। अब तुम ही बताओ, ऐसे ही चुपचाप रही तो भला आजकल के ज़माने में कौन इससे ब्याह करेगा? मौसी ने उसकी ओर देखते हुए मायूस शब्दों में कहा था। मौसी का इतना कहना था कि स्नेहा उठकर अंदर चली गई तथा निशीत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आंटी, आप यदि चाहें तो आपकी इस गूंगी बेटी को बोलना सिखा दूं। तुम कहना क्या चाह रहे हो बेटा? मौसी ने किंचित आश्चर्य से पूछा था। आंटी, यदि स्नेहा की स्वीकृति हो तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, निशीत ने सीधे सपाट शब्दों में कहा। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? हम क्षत्रिय और तुम ब्राह्मण, क्या मीना इस रिश्ते को स्वीकार करेगी? और फिर तुम्हें यह भी बता देना चाहती हूँ कि स्नेहा मेरी अपनी पुत्री नहीं वरन मेरी बहन की बेटी है। मैंने इसे अपनी बेटी समझकर ही पाला है। आंटी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि यह आपकी बेटी है या अन्य किसी की, या उसकी जाति क्या है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ तथा उसके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। यद्यपि मौसी उसके दिल की बात जानती थी, किंतु फिर भी उन्होंने निशीत की इच्छा उसे बताई तो उसने मौन स्वीकृति दे दी। उनकी सहेली मीना ने अपने पुत्र की इच्छा का मान रखा। वो उसे बहू बनाकर घर ले आई। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। निशीत ने उसके मन के कोरे कैनवास पर रंग ही रंग भर दिए, जिसमें डूबकर वो सतरंगी आसमान में जा बैठी थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि निशीत का स्थानांतरण हो गया। नई जगह, नया सेटअप, बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। कहाँ पहले वो अपनी नौकरी के कारण पूरे दिन व्यस्त रहा करती थी, अब एकदम खाली हो गई थी। यहाँ तक कि समय काटना भी मुश्किल लगने लगा था। साथ ही मौसी की भी बेहद याद आती। फोन पर मौसी को अपने मन की बात बताती तो कहती, बेटा, अब तू मेरी चिंता छोड़ और अपनी घर गृहस्थी में मन लगा। वैसे भी बेटा, आज तक कौन माँ पिता के पास सदा रह पाया है? नौकरी में तो ये सब चलता ही है। सोच कर वो मन लगाने की कोशिश करने लगी थी। ब्रेक की आवाज़ ने उसकी अनवरत चलती विचार श्रृंखला पर भी रोक लगा दी। कुछ देर पहले वहाँ शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया था। मार्ग साफ होने पर लोग जहाँ से भी जगह मिलती निकलने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की बेसब्री देखकर उसे लगा, सच चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन चलता ही रहता है, किसी को किसी की परवाह नहीं रहती है। जिस पर बीतती है वही सब कुछ झेलने और सहने के लिए रह जाता है। अचानक दिल का दर्द चेहरे पर उतर आया था। घबराहट और पसीने में लगभग नहाई स्नेहा ने विचलित स्वर में पूछा, आंटी, अस्पताल अभी कितनी दूर है? बस पहुंचने वाले हैं, आलोक अंकल ने उत्तर दिया। उसकी स्थिति देखकर नेहा आंटी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ढाढ़स बंधाने लगी। अस्पताल पहुंचकर रिसेप्शन पर पूछ ही रहे थे कि वो आदमी जिसने फ़ोन किया था आ गया। उसने बताया कि डॉक्टर निशीत अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं। उनकी शर्ट पर लगे बैज पर डॉक्टर लिखा देखकर तुरंत उनका इलाज शुरू हो गया।
उनके शरीर से बहते खून को देखकर डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की बात कही और तुरंत ही ऑपरेशन के लिए ले गए। वो आदमी उस समय उसे देवदूत जैसा लगा, जिसने निशीथ को समय पर अस्पताल पहुंचाकर मदद की थी, किंतु उसकी बात सुनकर अपना होश खोने लगी। नेहा आंटी ने किसी तरह उसे संभाला। खुद संभलने पर उसने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया तो उसने नम्र स्वर में कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा कर्तव्य था। आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। ऑपरेशन थिएटर से सिस्टर के बाहर आते ही आलोक अंकल ने उससे बात की तो उसने कहा, अभी ऑपरेशन चल रहा है, 2 बोतल खून की आवश्यकता है, मरीज का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आप तुरंत इंतजाम करें। स्टाफ ने बताया कि खून ब्लड बैंक से मिल जाएगा, किंतु डोनर का इंतजाम करना होगा, क्योंकि आपको 2 बोतल खून चाहिए तो 2 डोनर भी होने चाहिए। पल्लव और स्नेहा खून देने के लिए तैयार हो गए। उनके ब्लड देते ही ब्लड बैंक से 2 बोतल खून लेकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दी गई। तब तक अस्पताल में भी निशीथ के एक्सीडेंट की खबर पहुंच चुकी थी। सीएमओ तथा सीएमएस भी आ गए। उन्होंने स्नेहा को दिलासा देते हुए कहा, इस अस्पताल में हमारे अस्पताल से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। लगभग 1 घंटे पश्चात ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद होते ही डॉक्टर बाहर आए। सीएमएस और सीएमओ ने उनको सामने पाकर पूछा, डॉक्टर निशीथ अब कैसे हैं? सर, उनको अभी होश नहीं आया है, अतः अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो खून ज़्यादा बह जाने के कारण उनको बचाना भी मुश्किल हो जाता, डॉक्टर समीर ने उत्तर दिया। डॉक्टर निशीथ की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर, आपको तो पता ही है, इस अस्पताल में जो भी आता है वो हमारा अपना होता है, उसकी देखभाल हम अपनों की तरह करते हैं। फिर ये तो डॉक्टर हैं, धन्यवाद तो हमें इनका करना चाहिए जो इन्हें समय से अस्पताल ले आए। डॉक्टर समीर ने मुस्कुराकर पल्लव की ओर देखते हुए कहा, वेल डन मैन, आज हमें आपके जैसे लोगों की ही आवश्यकता है, सीएमओ डॉक्टर विनीत ने कहा। पल्लव ने हाथ जोड़ दिए। अब तक आलोक अंकल ने स्नेहा से नंबर पूछकर निशीथ के माता पिता तथा उसकी मौसी को इस दुर्घटना की सूचना दे दी। मैम, आप चिंता न करें, हम सब आपके साथ हैं। आपकी सहायता के लिए हम एक हेल्पर भेज रहे हैं, कुछ भी आवश्यकता पड़े तो हमें सूचित कीजिएगा, डॉक्टर विनीत ने स्नेहा की ओर देखते हुए कहा। अच्छा, अब मैं भी चलूं मैम, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मेरा नंबर वही है जिससे मैंने आपको फ़ोन किया था, पल्लव ने उससे इजाज़त मांगते हुए कहा। सबके जाने के पश्चात आलोक अंकल स्नेहा के खाने के लिए कुछ सामान ले आए। उसके मना करने पर नेहा आंटी ने उससे ज़बरदस्ती खाना खाने का आग्रह करते हुए कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा खाने का मन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसे समय में भूखा रहना ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है और ना ही तुम्हारी कोख में पल रहे नवजात शिशु के लिए। चिंता मत कर बेटी, निशीथ ठीक हो जाएगा, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। अब तक निशीथ को आईसीयू यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर होने के कारण उसकी विशेष देखभाल भी हो रही थी, किंतु अस्पताल के नियमानुसार आईसीयू में किसी को रहने की इजाज़त नहीं थी, अतः नेहा आंटी ने उससे घर चलने के लिए कहा, किंतु निशीथ को ऐसी स्थिति में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। अंततः वे दोनों उससे ये कहकर चले गए कि अगर कुछ भी आवश्यकता हो तो हमें फ़ोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। डॉक्टर की परमिशन से वो निशीथ को आईसीयू में देखने गई। निशीथ को नलियों से जकड़ा देखकर चिंता से नसों में तनाव होने लगा था। सासू माँ के शब्द याद आए, बहू अपनी धरोहर तुझे सौंप रही हूँ, आशा है अपनी जान से ज़्यादा तू इसकी परवाह करेगी। किंतु वो अपना वचन कहाँ पूरा कर पाई। निशीथ के पूरे शरीर को पट्टियों में जकड़ा देखकर आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, किंतु कोई पोंछने वाला नहीं था। जो निशीथ उसकी पेशानी पर आई पसीने की एक बूंद देखकर भी परेशान होता था, वही आज उसकी स्थिति से बेखबर विवश पड़ा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर के कई शब्द उसे मन ही मन मथे जा रहे थे। कल जब उसके सास ससुर आएंगे तब वो कैसे उनका सामना करेगी। बार बार मन से एक ही आवाज़ निकल रही थी, हे ईश्वर, तुम मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो? चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे निशीथ की जान बख्श दो। वही मेरी आत्मा, मेरी जीवन है। इन्होंने मुझे जीवन के अंधकूप से बाहर निकाला है। क्या तुम फिर मुझे उसी अंधेरे कुएं में ढकेलना चाहते हो? निशीथ के बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? कैसे कोख में पल रहे शिशु की देखभाल कर पाऊंगी? क्या उसे भी मेरे समान किसी के टुकड़ों पर पलना होगा? अचानक एक अस्पष्ट सी चीख निशीथ के मुंह से निकली। उसे सुनकर नर्स दौड़ी आई। उसे बाहर जाने का निर्देश देकर वो डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर आए, चेक किया तथा नर्स को इंजेक्शन लगाने का आदेश देकर चले गए।
वो अस्पताल के नियमानुसार आईसीयू के बाहर बने लाउंज में आकर बैठ गई। पेट में हलचल हुई, उसका हाथ पेट पर गया। अचानक उसे लगा कि आवाज आ रही है। माँ घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तू तो मेरे साथ है, पर तेरे पापा भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम तो अपने को संभालो। तुम रोओगी तो मैं भी रोने लगूंगा। अभी उसका अपनी कोख में पल रहे शिशु से वार्तालाप चल ही रहा था कि उसके सास ससुर मौसी को साथ लेते हुए आ गए। उनको देखते हुए बिलक बिलक कर रो पड़ी। मौसी आंखों में आंसू लिए उसके कंधे सहला रही थीं। उसकी सासू माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, रो मत बेटी, हिम्मत रख, ये हम सबकी परीक्षा की घड़ी है। कल ही तुषार आया है, वो सब संभाल लेगा। सासू माँ के शब्द सुनकर कुछ हिम्मत बंधी, क्योंकि तुषार निशीत का मित्र ही नहीं, एक कुशल सर्जन भी है। उन दोनों ने साथ साथ एमबीबीएस किया था। तुषार एमएस करने के लिए स्टेट्स चला गया था, जबकि निशीत ने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। यद्यपि वो तुषार से मिली नहीं थी, उससे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा ही बात हुई थी, लेकिन उसने निशीत से उसके बारे में जितना सुना और जाना था, उससे उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो अजनबी है। तुषार को उनके विवाह में सम्मिलित ना हो पाने का दुख था। बार बार यही कहता था, यार विवाह तो तूने मेरे बिना कर लिया, लेकिन एक ग्रैंड पार्टी लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। अब लौटा भी तो पहली खबर उसे भाई समान मित्र के एक्सीडेंट की ही मिली। उसी पल वो बिना रुके चल पड़ा। आते ही वो डॉक्टर से बात करने लगा। जब तुषार ने डॉक्टर से मिलकर निशीत के सफल ऑपरेशन के बारे में बताया तो स्नेहा की तनाव से खिंची नसों को थोड़ा विश्राम मिला, दिल को थोड़ा सुकून मिला। तब सासू माँ के आग्रह पर वो घर चली गई। उस रात उसे ऐसी नींद आई जैसे कि वो वर्षों से सोई नहीं है। वैसे भी जब अपनों का साथ हो तो इंसान कठिन से कठिन विपदाओं को भी हंसते हंसते झेल लेता है। कुछ ही घंटों में शाश्वत सत्य से उसका परिचय हो गया था। 15 दिन बाद निशीत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सबने चैन की सांस ली। निशीत को आराम की आवश्यकता थी, अतः माँ पापा द्वारा ये निर्णय लिया गया कि यहाँ रहने से तो अच्छा है कि निशीत को दिल्ली अपने घर ले चलें। वहाँ भी एक बार उसका पूरा चेकअप करा लिया जाए। कुछ अन्य टेस्ट जिनकी इस अस्पताल में सुविधा नहीं है, तुषार के अनुसार कराने आवश्यक थे, क्योंकि सफल ऑपरेशन के बावजूद निशीत के सिर का दर्द समाप्त नहीं हो रहा था। दिल्ली पहुंचने ही वाले थे कि जिस गाड़ी से वे जा रहे थे, उस गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो जाने के कारण गाड़ी सड़क के किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। सभी को थोड़ी बहुत चोटें आईं, लेकिन पीछे की सीट पर लेटे निशीत का सिर आगे की सीट से इतनी जोर से टकराया जिससे कि उसके सिर से बेतहाशा खून बहने लगा। शायद घाव पूरी तरह भरा नहीं था। तुषार अपनी चोट की परवाह किए बिना निशीत के सिर से बहते खून को रोकने का प्रयत्न करने लगा। निशीत की हालत देखकर एक भले मानुष से तुरंत लिफ्ट मिल गई थी, किंतु फिर भी अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी हालत काफी नाजुक हो गई थी। उधर निशीत की हालत देखकर घबराई स्नेहा के पेट में हलचल शुरू हो गई थी। उसे भी आपात कक्ष में तुरंत भर्ती करवाना पड़ा। स्नेहा की नाजुक स्थिति देखकर ऑपरेशन द्वारा आपात डिलीवरी कराने का डॉक्टर ने निर्णय लिया। जिस समय स्नेहा ऑपरेशन थिएटर में एक नए जीवन को देने का प्रयास कर रही थी, ठीक उसी समय निशीत के जीवन की डोर टूट गई। जीवन मरण पर किसी का जोर नहीं है। जिसे जाना होता है उस पर चाहे लाख पहरे लगा दो, वो चला ही जाता है, और आने वाला लाख पहरे तोड़कर आ ही जाता है। अगर इंसान की इच्छानुसार ही सब होता जाए तो संसार में दुखों का नामो निशान ही मिट न जाए। सच, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। शायद यही जीवन का शाश्वत सत्य है। स्नेहा की नाजुक हालत को देखकर निशीत की मृत्यु की खबर को उससे छिपाने का उसके घर वालों ने काफी प्रयास किया, किंतु कब तक उससे इतनी बड़ी बात को छिपा कर रखा जा सकता था। भेद खुलना था, खुल ही गया। उनके चेहरे पर छाई उदासी ना चाहते हुए भी सब कह गई। वो जीते जी ही मर गई थी। उसका न खाने का मन करता और न ही किसी से बात करने का। बस टकटकी लगाए अपनी पुत्री को देखती रहती। क्या ये भी उसी की तरह मनहूस है जो पैदा होते पिता को खा गई, या उसकी अपनी मनहूसियत ने उसे एक बार फिर अकेला कर दिया। मन कहता कि जो हो गया सो हो गया, अन्य घटनाओं की तरह इस घटना को भी एक हादसा समझकर भूल जाए और नए सिरे से अपनी जिंदगी प्रारंभ करे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या उसकी बच्ची को भी उसी के जैसा ही जीवन जीना पड़ेगा? कभी माँ समान सासू जी, कभी पिता समान ससुर जी, तो कभी मौसी आकर उसके मन के सूनेपन को अपनी हल्की फुल्की बातों से भरने का प्रयास करते। लेकिन उसकी हंसी तो निशीत के साथ ही चली गई थी। उसकी यादें उसे न चैन से जीने दे रही थीं और न ही मासूम की मासूमियत उसे मरने दे रही थी। कभी सोचती ऐसे जीवन से तो मरना ही श्रेयस्कर है,
किंतु अब वो अकेली तो नहीं है, उसके पास तो निशीथ का अंश है जिसके लिए उसे जीना ही है। बार बार वो ये वाक्य मन ही मन दोहराती, लेकिन क्षण भर में ही उसके स्वयं के किए प्रण उसे धोखा दे जाते और वो एक अंधी खाई में डूबने उतरने लगती। आज उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। अब वो कहाँ जाएगी? क्या ससुराल वाले उसे अपने साथ ले जाएंगे या वो मौसी के पास, मौसी के साथ चली जाए? अभी सोच ही रही थी कि सासू माँ तथा पिता समान ससुर जी उसे डिस्चार्ज करवाने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर उसे लेने उसके पास आए। उनकी आंखों में छिपे दर्द को पहचान कर वो चुपचाप उनके साथ चली आई। उसके पास कुछ दिन रहने के पश्चात जब मौसी जाने लगी तो वो पहली बार फूट फूट कर रोने लगी। अपने मन की बात उनके सामने रखने पर वो बोली, बेटी, तू पढ़ी लिखी होकर भी ऐसा सोचती है? कोई इंसान मनहूस कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो तेरी गोद में हंसती खेलती बच्ची ना होती। दुख सुख के पल हर इंसान के जीवन में आते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि किसी के जीवन में हादसे कुछ ज्यादा ही होते हैं, लेकिन हर हादसे के बाद एक नया जीवन प्रारंभ होता है। ये भी एक अटल सत्य है। हिम्मत रख मेरी बच्ची, जो चला गया उसे तो कोई लौटा कर नहीं ला सकता, लेकिन जो कुछ है उसी में अपनी खुशी ढूंढ। खुशनसीब है तू कि तुझे इतने प्यार करने वाली ससुराल मिली है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। कहते हुए मौसी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मौसी की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे दिलासा दे रही हैं या स्वयं को। समय के काल चक्र को कौन रोक पाया है? वो तो अनवरत गति से चलता रहता है। दिन रात उसके जीवन में भी आ रहे थे, लेकिन ना तो दिन का उजाला उसके जीवन को रोशन कर पा रहा था और न ही रात का अंधेरा उसके जीवन के अंधेरे को ढक पा रहा था। जी तो वो रही थी, लेकिन जीने की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई थीं। संतोष था तो सिर्फ इतना कि उसकी बच्ची को दादा दादी का प्यार मिल रहा था। कभी कभी तुषार आकर अपने कहकहों से उसके मन के सूनेपन को भरने का प्रयास करता। उसी ने बच्ची का नाम निशा रखा था, निशीथ की निशा। प्यार से सब उसे निशु बुलाने लगे। चाहे ट्रिपल एंटीजन का टीका लगवाना हो या पोलियो ड्रॉप पिलवानी हो, माँ जी उसे उसके साथ भेजती और वो भी खुशी खुशी उसके साथ चला जाता था। उसे आश्चर्य होता जब वो निशीथ के समान ही आइसक्रीम की दुकान पर गाड़ी खड़ा करके आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता, या कभी हल्के रंग साड़ी पहन लेती तो कहता, कोई और रंग नहीं मिला था पहनने के लिए? क्या बुड्ढों जैसी पसंद है तुम्हारी? एक दिन उसे सफेद रंग की साड़ी पहने देख कर बोला, ये सफेद रंग देख देख कर बोर हो गया हूँ। अस्पताल में भी यही रंग और यहाँ भी यही रंग। आखिर कुछ तो अंतर होना चाहिए घर और अस्पताल में। तुषार का वाक्य सुनकर वो चौंकी गई थी। यही वाक्य उसे निशीथ से सुनने को मिला था जब उसने एक बार स्कूल के किसी फंक्शन के लिए खरीदी सफेद साड़ी पहन ली थी। सच में दोनों की रुचियों में गजब की समानता थी। मन की बात उससे कही तो वो बोला, रुचियां एक जैसी क्यों नहीं होगी? मेरा बचपन का दोस्त था वो। शायद आप नहीं जानती कि हमने कक्षा 1 से मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई साथ साथ की थी। MS करने मैं बाहर क्या गया कि वो मुझे सदा के लिए छोड़कर ही चला गया। कहते हुए उसकी आंखों में नमी तेराई थी। एक दिन वो निशा को सुलाकर लेटी ही थी कि माँ जी उसके कमरे में आई और बोली, बेटी मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे अपनी ओर देखते देख कर वो पुनः बोली, बेटी ये सच है कि निशीथ जहाँ हमारा पुत्र था वहाँ तेरा पति भी था। उसके जाने से जहाँ हम दुखी हैं उससे भी ज्यादा तेरी तरफ से चिंतित भी हैं। बेटी, स्त्री के लिए पति का जीवन साथी का क्या महत्व है, ये एक स्त्री से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। एक स्त्री का सारा साज श्रृंगार, खुशियाँ पति के साहचर्य में ही निहित होती हैं। पहले तू हमारी बहू थी, लेकिन अब हमारी बेटी है। भला कोई भी माता पिता अपनी बेटी को ऐसे घुट घुट कर जीते हुए देखकर सुख से कैसे रह सकते हैं? बेटी, मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ एक प्रस्ताव रख रही हूँ। ये तेरे ऊपर निर्भर है कि तू इसे माने या ना माने। एक गहरी दृष्टि उस पर डालकर वो पुनः बोली, बेटी, बच्चे को माँ के प्यार के साथ साथ पिता के प्यार की, संरक्षण की भी आवश्यकता होती है, तभी उसका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। तुझे बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? माँ जी, आप मुझे बेटी भी कह रही हैं और आज्ञा भी ले रही हैं। आप माँ हैं, आप जो चाहे पूछ सकती हैं, कुछ भी आदेश दे सकती हैं, स्नेहा ने कहा। बेटी, तुषार तुझे कैसा लगता है? अगर तेरी सहमति हो तो मैं तुषार से बात करके देखूं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। निशीथ का स्थान मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मैं निशीथ की यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, पर दूसरे विवाह की बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। और फिर क्या आप स्वयं निशु के बिना रह पाएंगी?
स्नेहा मांझी के अप्रत्याशित प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित स्वर में बोली। ये सच है कि निशु के बिना रह पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन क्या हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक लगाती खुशियों को लौट जाने दें? मैं जानती हूँ बेटी, इस तरह का निर्णय लेना आसान नहीं है, अतः जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना। साथ ही ये मत भूलना कि जीवन इतना आसान नहीं है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। उन्हें जीने के लिए जीवन में अनेक समझौते करने पड़ते हैं बेटी। कभी कभी ये समझौते उन्हें स्वयं अपनी इच्छानुसार तो कभी कभी परिस्थितिवश भी करने पड़ते हैं। आखिर हम तो पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाएं। तुषार को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए, निशु के लिए चाहत देखी है। निशु हमारी पोती ही नहीं, हमारे निशीथ का अंश भी है। हम नहीं चाहते कि कभी उसे किसी अभाव में जीना पड़े, दर दर की ठोकरें खानी पड़ें। वैसे भी बेटी, किसी के जाने से जीवन रुक नहीं जाता, उसे चलना ही पड़ता है। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए माँ जी ने कहा। आंखों में भर आए आंसुओं को आंचल से पोंछती हुई वो चली गई थी। उनकी बातें सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपनी माँ को तो नहीं देखा था, मौसी से माँ जैसा प्यार अवश्य पाया था, पर सासू माँ से माँ जैसा प्यार मिलना उसके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसके पिता ने उसे अपनी माँ की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराकर उसे मनहूसियत का जो आवरण उड़ाया था, उसे आज उसकी सासू माँ ने अपने प्रेम से उतार कर उसे बेटी जैसा मान सम्मान तो दिया ही, साथ ही वो उसकी खाली झोली में संसार की सारी खुशियाँ डालकर उसके लबों पर मुस्कान भी लाना चाहती हैं। इससे बड़ा सुख सौभाग्य उसके लिए और क्या हो सकता है? लेकिन वो उनका प्रस्ताव कैसे स्वीकार करे? उसने तो सिर्फ निशीथ को चाहा है। तुषार के साथ तो वो माँ जी के कहने पर सिर्फ निशीथ का मित्र होने के कारण चली जाती है या बातें कर लिया करती है। उसने इस दृश्य से तो कभी सोचा ही नहीं। फिर अपने स्वार्थ के लिए किसी की इच्छाओं और भावनाओं से खेलना क्या उचित होगा? ऐसा करके क्या वो तुषार या उसके माता पिता की नज़रों से गिर नहीं जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो माँ जी का प्रस्ताव सुनकर भड़क जाएं और दो परिवारों की मित्रता में ग्रहण लग जाए। माँ जी को भ्रम हो गया होगा। तुषार भला उसके साथ विवाह क्यों करना चाहेगा? वो सुंदर है, योग्य है, उसके लिए क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया है? अगर उसके साथ विवाह कर भी लेता है तो क्या पूरी ज़िंदगी उसे इस एहसास के साथ नहीं बितानी पड़ेगी कि वो उस पर दया कर रहा है? माना आज वो निशु से स्नेह करता है, पर क्या कालांतर में जब उसके स्वयं के बच्चे होंगे तो क्या वो समान व्यवहार कर पाएगा? नहीं नहीं, वो अपने सुख के लिए निशु की ज़िंदगी में जहर नहीं घोलेगी। जैसी ज़िंदगी उसने स्वयं जी है, अपनी पुत्री को नहीं जीने देगी। अपनी बेटी को भी किसी की दया पर नहीं वरन सम्मान से पालेगी ही नहीं, वरना रहना भी सिखाएगी। आज वो अकेली नहीं है, उसके पास सासू माँ और ससुर जी जैसे अपने हैं। क्या अपने स्वार्थ के लिए इस उम्र में उन्हें अकेले छोड़कर जाना उचित होगा? नहीं, कभी नहीं। वो उनका सहारा बनेगी। जब उसके सास ससुर उसे बेटी की तरह चाहते हैं तो वह उनसे उनकी पोती को कैसे दूर कर सकती है? उनका प्यार कैसे छीन सकती है? वो विवाह से पूर्व भी नौकरी किया करती थी। अनुभव और योग्यता उसके पास हैं। प्रयत्न करेगी तो उसे नौकरी अवश्य मिल जाएगी। इस निर्णय के साथ ही पिछले कुछ महीनों से उसके मन में चलता द्वंद्व थम गया था। एक राह उसे मिल गई थी। इसके साथ ही उसे मौसी के शब्द याद आए। बेटी, मैंने तेरा परिश्रम और विश्वास देखा है। किसी पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर विश्वास करना सीख। अपराजिता बन बेटी, अपराजिता बन। तभी तू इस बेदर्द जमाने से टक्कर ले पाएगी। वो अपराजिता बनेगी। अपनी बेटी को किसी के दया के सहारे नहीं, सम्मान से पालेगी। उसे आत्मनिर्भर बनाएगी। भाभी, आप तैयार नहीं हुई? चलिए, बारात आने वाली है, कमरे में आकर देवना ने कहा। कोई उत्तर न पाकर देवना ने निस्तब्ध बैठी स्नेहा का कंधा छूते हुए धीरे से कहा, भाभी चलिए, बारात आने वाली है। वो निशीथ भाई साहब के फोटो के सामने ध्यान मग्न मुद्रा में बैठी स्नेहा की मनःस्थित समझती थी, किंतु अपने कर्तव्य के सम्मुख विवश थी। हाँ, चलती हूँ, किंतु फ़ोन, वो घंटी। देवना का स्पर्श पाकर अतीत के गलियानों से बाहर आते हुए फ़ोन को देखते हुए स्नेहा ने कहा, भाभी फ़ोन मैंने आपको किया था, आपने फ़ोन उठाया नहीं। आपको नीचे आते ना देखकर मुझे आपको बुलाने आना पड़ा। भाभी अब चलिए, 12 जनवासे से 1 घंटा पहले निकल चुकी है, बस पहुंचने ही वाली होगी। लेकिन चलने से पहले चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश कीजिए। आज हमारी प्यारी बिटिया का विवाह है। वो आपको ऐसे उदास देखेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी?
देवना, आज मुझे निशीथ की बहुत याद आ रही है। काश वो अपनी बेटी के सुखी घर संसार को देख पाते। उसने वहीं बैठे बैठे देवना की बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। भाभी, मैं आपकी मनस्थिति समझ सकती हूँ, लेकिन भाभी, अगर सदा मन का ही होता तो दुनिया में दुख ही क्यों होता? फिर जीवन मृत्यु तो नियति का ऐसा खेल है जिस पर किसी का वश ही नहीं है। माँ पापा ने कहा है कि आंटी को लेकर जल्दी आओ, बारात द्वार पर पहुँचने वाली है। विवान ने अंदर वायु की तरह आते हुए कहा तथा तुरंत ही चला भी गया। भाभी जल्दी चलिए, वरना तुषार मुझ पर नाराज होंगे, देवना ने आग्रह करते हुए कहा। चलो, स्नेहा ने पूजा का थाल उठाते हुए उससे कहा तथा चलने को उद्यत हुई। भाभी, पूजा की थाली मुझे दीजिए, मैं ले चलती हूँ। स्नेहा की मनस्थिति देखकर देवना ने उसके हाथ से पूजा की थाली लेते हुए कहा। स्नेहा देवना के साथ होटल की तीसरी मंजिल से लिफ्ट के द्वारा उतर कर नीचे आई। मंच तथा लॉन की सज्जा देखने लायक थी। सब कुछ तुषार और देवना ने ही किया था। उसके आपत्ति करने पर तुषार ने सहज स्वर में कहा था, भाभी, आप तो जानती हैं कि निशा को सदा मैंने अपनी बेटी ही माना है, फिर मुझे अपना फ़र्ज निभाने दीजिए। वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई थी। सच, तुषार का साथ और सहयोग न मिला होता तो वो निशा को वो सुख और संतुष्टि न दे पाती जो उसे मिली। अकेले बच्चे को पालना सहज नहीं होता, किंतु उसने हार नहीं मानी थी। हाँ, दुख तब होता जब उसके पूर्ण एवं समर्पित प्यार और देखभाल के बावजूद वो निशा की आंखों में अपने पिता के लिए तड़प देखती। वो बेचारी भी क्या करती? जब वो अपनी सहेलियों को अपने माता पिता के साथ घूमने जाते देखती, तब उसे अपने जीवन की कमी का एहसास होता तथा अनचाहे ही उसकी आंखों में नमी आ जाती। वो कभी उससे प्रश्न करती तो कभी अपने दादा दादी से। एक बार ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में उसकी दादी ने कहा, बेटा, भगवान जी तुम्हारे पापा को बहुत चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें जल्दी अपने पास बुला लिया। दादी, भगवान कैसे लोगों को ज़्यादा प्यार करते हैं? बेटा, जो सच्चे मन के और अच्छे मन के होते हैं, जो किसी का दिल नहीं दुखाते। दादी, तब क्या आपने, दादाजी ने और मम्मा ने किसी का दिल दुखाया था जो भगवान जी ने सिर्फ पापा को अपने पास बुलाया? क्या अच्छा होना गलत है? तब तो मैं कभी अच्छी नहीं बनूंगी, नहीं तो भगवान मुझे भी अपने पास बुला लेंगे, निशा ने कहा था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। 8 वर्षीय निशा की बात सुनकर सासू माँ स्तब्ध रह गई थीं तथा उसे जोर से अपने सीने से चिपका लिया था। वो समझ नहीं पा रही थीं कि वो इस मासूम के मासूम प्रश्न का क्या उत्तर दें। यद्यपि तुषार ऐसे समय में देवदूत बनकर आ जाया करता था, किंतु उसकी भी अपनी बंदिशें थीं। उसने विवाह तो कर लिया था। विवाह पूर्व ही अपनी होने वाली पत्नी देवना को सारे घटनाक्रम से परिचित कराते हुए वायदा भी ले लिया था कि निशा उसके परम मित्र निशीथ की बेटी होने के कारण उसके लिए उसकी बेटी जैसी है। अगर उसे स्नेहा और निशा की सहायता के लिए कभी भी जाना पड़े तो सहजता से लेना। देवना न केवल अच्छी डॉक्टर वरन मन मस्तिष्क से बेहद सुलझी हुई स्त्री थी, लेकिन इस सब के बावजूद स्त्री मन तो स्त्री मन ही है। प्रारंभ में कभी कभी उसके मन में उनके बीच पनपे रिश्ते के तंतु विषैले बन उसे ईर्ष्या के दायरे में कैद कर ही लेते थे। जब कभी ऐसा होता वो तुषार से दूरी बना लिया करती थी, किंतु विहान के होने के पश्चात ऐसा कम होने लगा। शायद धीरे धीरे उसने उनके संबंधों को न केवल पहचाना वरन सहजता से लेते हुए उन्हें भी अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मान लिया था। समय के साथ तुषार ने अपना एक नर्सिंग होम खोल लिया था, जिसे वो और देवना मिलकर चला रहे थे। देवना स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, जबकि तुषार एक अच्छा सर्जन। दोनों की समर्पित सेवा भावना के कारण कुछ ही वर्षों में नर्सिंग होम ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। समय के साथ उन्हें अपनी सहायता के लिए 2 और डॉक्टर रखने पड़े। यही हाल देवना का था। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। गाने की आवाज़ सुनकर विचारों के अनर्गल चक्रव्यूह से बाहर आई। घोड़ी पर बैठा विभव किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। लोग पसीने से तरबतर थे, लेकिन गाने की धुन पर पैर ऐसे थिरक रहे थे मानो उन्होंने अभी अभी नाचना शुरू किया हो। अचानक उसे अपना विवाह का दिन याद आया। उस दिन भी तो यही समा था, बस विभव की जगह निशीथ तथा निशा की जगह वो स्वयं। कितने सपने सजाए थे, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज तो उसके पास सिर्फ यादें हैं और लंबी तन्हाई। सोचते हुए उसने गहरी सांस ली थी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। गाना बदल चुका था,
किंतु नाचने वालों की मस्ती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फूलों की माला लिए दरवाजे पर तुषार, विवान और विहान बारात के स्वागत में खड़े थे। वो भी पूजा का थाल लेकर वहीं खड़ी हो गई। उसके साथ ही देवना और उसकी कॉलेज की कुछ अध्यापिकाएं भी खड़ी थीं। बस यही तो छोटा सा परिवार था उसका। मौसी रही नहीं थीं तथा उसके ससुर भी निशीथ की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात ही हृदयाघात से चल बसे थे। उसके अपने मौसी के बच्चे अभय और अंकिता ने आने से मना कर दिया था। वैसे भी जब उन्होंने उससे कभी संबंध ही नहीं रखा तो अब क्यों रखते। उसके साथ बस उसकी सासू माँ थी, उसके स्कूल की शिक्षिकाएं, कुछ छात्राएं तथा निशा की सहेलियाँ। सासू माँ आर्थराइटिस की बीमारी के कारण परेशान थीं, इसलिए वो उसके साथ नहीं वरन स्टेज के सामने की पंक्ति में बैठी बारात के आने का इंतज़ार कर रही थीं। विभव उसी समय घोड़ी से उतरा और नाचने लगा। इस बीच उनके परिवार के अन्य सदस्य अंदर आने लगे, जिनका तुषार, विवान और विहान के साथ उसने और देवना ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। आखिर 10 मिनट के पश्चात नृत्य रुका, तब विभव और उसके साथी आगे बढ़े। उसने विभव का टीका लगाकर स्वागत किया। विहान और विवान उसे लेकर स्टेज की ओर जाने लगे। उसके साथ उसके कुछ मित्र थे। अब भी विभव स्टेज पर बैठा ही था कि कैमरे दूसरी तरफ घूम गए। देखा विहान और विवान के साथ उसके 2 अन्य मित्र निशा को फूलों की छाँव में लेकर आ रहे हैं। निशा के साथ उसकी कुछ सहेलियां भी थीं। हल्के मध्यम संगीत की सुर लहरियों के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो स्टेज के पास पहुंची, विभव ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। निशा उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर आई। निशा को गुलाबी लहंगे तथा विभव को ऑफ वाइट रंग की शेरवानी में देखकर स्नेहा भाव विभोर हो गई। जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। ढेरों आशीषें उसके दिल से निकल रही थीं, किंतु आंखें बरसने को आतुर थीं। न जाने इन आंसुओं की कैसी फितरत है कि सुख हो या दुख सदा निकलने को आतुर रहते हैं। विहान और विवान निशा की तरफ खड़े थे और विभव की तरफ उसकी बहन श्रेया। विहान ने निशा को तथा श्रेया ने विभव को फूलों की माला पकड़ाई। जिस हिस्से पर विभव और निशा खड़े थे वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लगभग 5 फीट ऊपर जाकर रुक गया। तब निशा और विभव ने अपने अपने हाथों में पकड़ी माला एक दूसरे को पहना दी। चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। जयमाल के पश्चात विभव के माता पिता सुशील और साधना के साथ उसके परिचित सभी लोग उसके पास आकर बधाई देने लगे। फोटो के लिए देवना उसे बुलाने आई। वो गई। निशा और विभव के साथ फोटो खिंचवाते हुए ऐसा लग रहा था मानो आज उसकी तपस्या सफल हो गई है। वो वापस आकर बैठ गई। आंखें न जाने किसे ढूंढ रही थीं। कल निशा चली जाएगी सोचकर उसके दिल में हलचल मची हुई थी। नन्ही निशा याद आई। उसकी गोद में खेलती निशा, फ्रॉक पहनकर घूमती निशा, स्कूल जाती निशा, अपने पापा के बारे में पूछती निशा, अपने पापा की फ़ोटो को निहारती निशा। कभी कभी लगता कि वो समय से पूर्व ही समझदार हो गई है। दादी की तो वो प्यारी थी ही, अड़ोस पड़ोस वालों के लिए भी वो खिलौना बन गई थी। पढ़ने में भी वो अच्छी थी। उसकी शिक्षिका भी उससे प्रसन्न रहती थी। एक दिन स्कूल से आकर निशा ने कहा, माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों बेटा, पढ़ाई के लिए तो बाहर जाना ही होगा। 10 वर्षीय निशा की बात सुनकर उसने पूछा। माँ मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ससुराल की बात कर रही हूँ। मेरी बिटिया को अभी ससुराल कौन भेज रहा है, उसने परिहास करते हुए कहा था। पर माँ मेरी दोस्त रीमा कहती है कि एक दिन हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। हाँ ये भी सच है, उसने मुस्कुराकर कहा था। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि मैं ससुराल नहीं जाऊँगी। पर क्यों? वो कहती है कि सास बहुत ख़राब होती है, वो मारती भी है। उसने ऐसा क्यों कहा? कल उसकी मौसी को उसके ससुराल वालों ने जला दिया। उसके मम्मी पापा वहाँ गए हैं, वो बहुत डरी हुई है। ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी तो मैं कह रही हूँ कि ससुराल बहुत बुरी होती है, निशा ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। बेटा सब लोग ऐसे नहीं होते। मेरा और तुम्हारी दादी का भी सास बहू का रिश्ता है, यानी तुम्हारी दादी मेरी सास हैं। क्या तुमने अपनी दादी को कभी मुझे डांटते देखा है? क्या दादी आपकी सास हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा वो मेरी सास हैं। सास भी माँ जैसी ही होती है। फिर रीमा की मौसी के साथ उसकी सास ने ऐसा क्यों किया? ये तो पता नहीं, किंतु यदि उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। उन्हें सज़ा अवश्य मिलेगी। उन्हें सज़ा कौन देगा? हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा कानून। तुम्हें पता ही होगा कि जो लोग चोरी करते हैं उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है।
क्या ऐसा होता है? हाँ बेटा, अब जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। पता नहीं वो क्या समझी क्या नहीं समझी, किंतु उसके बाद उसने कभी इस संदर्भ में उससे बात नहीं की थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वो अपने पापा को मिस करने लगी थी, किंतु वो जानती थी कि वो कभी नहीं आएंगे। धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगी थी। इसके साथ ही स्कूल में होते डिबेट तथा क्विज प्रतियोगिताओं के साथ वो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम की भी कप्तान थी। पढ़ाई के साथ अन्य प्रतियोगिताओं में उसे कामयाबी मिलते देखकर स्नेहा बेहद खुश थी। सेकेंडरी स्कूल में उसने स्कूल में टॉप किया था तो सब बेहद खुश थे। तुषार ने उसकी सफलता पर खुश होकर उसे रेस्टोरेंट में पार्टी देने की घोषणा ही नहीं की, वरन दी भी थी। अब वो हायर सेकेंडरी में आ गई थी। भविष्य की योजनाएं अब उसके मन मस्तिष्क में पलने लगी थीं। वो अपने पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। ये सपना भी उसे उसके तुषार अंकल ने दिखाया था, किंतु पूरी मेहनत करने के बावजूद बायोलॉजी में उसके कम अंक आते थे। उस समय उसके स्कूल में मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने वाले बच्चों के लिए कोचिंग कैंप चलाए जा रहे थे। उसमें एनरोलमेंट करवाया जा रहा था। उसे मेडिकल वाली लिस्ट में नाम लिखाते देखकर उसकी गणित की टीचर ने कहा, निशा, तुम्हारे गणित में सदा नंबर अच्छे आते हैं, तुम इंजीनियरिंग को अपना कैरियर क्यों नहीं बनाती? मन में द्वंद्व लिए बिना एनरोलमेंट करवाए वो घर लौट आई। उसे उदास देखकर स्नेहा ने कारण पूछा तो उसने अपनी गणित की मैम द्वारा कही बात बता दी। तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा था। माँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो ठीक है, कुछ दिन और सोच लो, क्योंकि अनिश्चित मन से किए निर्णय सदा असफलता की ओर ही ले जाते हैं। बस इतना याद रखना कि किसी अन्य की बात सुनने या दिल की आवाज़ सुनने की अपेक्षा सदा अपने मस्तिष्क की बात सुनना, क्योंकि किसी की बात सुनकर दिल के द्वारा लिए फैसले अक्सर भावनात्मक रूप से लिए जाते हैं, जो कभी ठीक होते हैं तथा कभी नहीं भी होते, जबकि मस्तिष्क के द्वारा लिए गए फैसले सदा सही होते हैं। लेकिन पापा की तरह डॉक्टर बनने का सपना? तुषार अंकल कहते हैं कि डॉक्टर बनकर अपने पापा का निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का सपना पूरा कर सकती हो। बेटा, तुम्हारे तुषार अंकल गलत नहीं हैं, लेकिन कोई भी दो इंसान समान नहीं हो सकते। हर इंसान अलग अलग होता है, उसका सपना अलग होता है, उसकी सामर्थ्य अलग होती है। तुषार अंकल ने तो तुझे एक सपना दिखाया था, तू अपने लिए अलग सपना भी बुन सकती है। कोई दबाव नहीं है तुझ पर। एक बार फिर कह रही हूँ कि अनिच्छा या दबाव में लिए फैसले सफल नहीं होते, अतः जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर करना। लगभग 15 दिनों पश्चात उसने कहा, माँ, मैंने निर्णय लिया है कि मैं इंजीनियरिंग के लिए प्रयास करूँगी। लेकिन तुषार अंकल, वो नाराज़ तो नहीं होंगे? बेटा, वो क्यों नाराज़ होंगे? वो तो तुझे स्वतंत्र निर्णय लेते देख प्रसन्न ही होंगे। अब जब तूने निर्णय ले लिया है तो तैयारी में लग जा, पर इतना ध्यान रखना कि जितनी तेरे लिए इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी महत्वपूर्ण है, उतनी ही हायर सेकेंडरी की परीक्षा भी है। मुझे पता है माँ कि इंजीनियरिंग में प्रवेश की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हायर सेकेंडरी है तथा उसमें 75% अंक आने आवश्यक हैं। मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण है। मन के द्वंद्व से मुक्ति के पश्चात उसने स्वयं को पढ़ाई के हवन कुंड में झोंक दिया। वो देर रात तक पढ़ती रहती, साथ में कोचिंग भी चल रही थी। उसे दिन रात पढ़ता देखकर एक दिन सासू माँ ने कहा, बेटी, मुझे निशु को देखकर डर लग रहा है। उसके चेहरे पर दिन रात का तनाव देखकर मुझे लग रहा है कहीं वो ये तनाव न झेल पाए और बीमार हो जाए। सासू माँ गलत नहीं थीं, क्योंकि वो भी कुछ दिनों से ऐसा ही महसूस कर रही थी। और सच, एक दिन निशु उसके पास आई और उसकी गोद में सिर रखकर बोली, माँ, न जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं मैं अपने लक्ष्य में सफल भी हो पाऊंगी या नहीं। ऐसा क्यों कह रही है बेटी? तू अवश्य सफल होगी। माँ, मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा है। मुझे न जाने ऐसा क्यों लगता है कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगी। शुभ शुभ बोल मेरी बच्ची। जो इंसान मन से हार जाता है वो कभी भी किसी परीक्षा में पास नहीं हो पाता। ये तो जिंदगी की एक परीक्षा है। ऐसी ही न जाने कितनी परीक्षाएं तेरे जीवन में आएंगी जिनका तुझे मुकाबला करना होगा। उसने उसके सिर के बाल सहलाते हुए कहा। दूसरे दिन से जब वो पढ़ती तो वो भी उसके साथ बैठ जाती तथा अपनी रुचि की साहित्यिक पुस्तकें पढ़ती रहती। उसे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने में प्रारंभ से रुचि थी, किंतु समयाभाव के कारण वो पढ़ नहीं पाती थी। ये समय उसे स्वयं के लिए भी उपयुक्त लगा। उसे अपने सामने बैठा देखकर निशु हौले से मुस्कुरा देती। कभी वो उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाती तो कभी अपना पढ़ा भाग उससे सुनने के लिए कहती।
सासू माँ कभी आती तो उन्हें देखकर चली जाती। एक बार निशु की अनुपस्थित में उन्होंने उससे कहा, बेटा मैं तेरा प्यार समझ सकती हूँ, किंतु उसे आत्मनिर्भर बना, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना आत्मविश्वास ही खो दे। माँ जी, पढ़ती तो वो स्वयं है, उसके पास बैठकर उसे समय देकर मैं उसका आत्मविश्वास बढ़ाने का ही प्रयास कर रही हूँ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, आजकल के बच्चे अनोखे ही होते हैं, कहकर माँ जी चली गई थी। अब वो क्या कहती, उसके मन की शंकाओं का निवारण अगर वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? वो सही कर रही है या गलत, इसका निर्धारण समय ही करेगा। आखिर वो दिन आ गया जब हायर सेकेंडरी में उसको 95% अंक आए, वहीं जेईई में 99 परसेंटाइल आए। पहली बार में इतने अच्छे परसेंटाइल आना बहुत ही अच्छा संकेत था। उसे किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो ही जाएगा, सोचकर वो निश्चिंत हो गई थी। किंतु निशा संतुष्ट नहीं थी। वो आईआईटी के लिए प्रयत्न करना चाहती थी। उसने जेईई एडवांस की परीक्षा दी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब इस परीक्षा में उसके 99.8 परसेंटाइल आए। अंततः उसे आईआईटी दिल्ली में दाखिला मिल गया। वो रो पड़ी थी तथा उसकी गोद में सिर छिपाती हुई बोली थी, मम्मा, अगर आप मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाती। सफल कैसे नहीं होती बेटा, योग्य तो थी ही, बस तेरी मेहनत ने तेरी योग्यता में 4 चांद लगा दिए हैं। वैसे भी बेटा, अभी तो तू सफलता की सिर्फ एक सीढ़ी ही चढ़ी है। अभी जीवन में अनेकों ऐसी सीढ़ियाँ आएंगी। हो सकता है पैर भी डगमगाएं, पर बेटा कभी हिम्मत ना हारना। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तू निरंतर ऊंचाइयों पर चढ़ती ही जाएगी। निशा के आंसू पोंछते हुए स्नेहा ने प्यार से कहा था। निशा को स्वयं से दूर करते हुए उसे उस समय बहुत दुख हुआ था, किंतु आखिर कब तक उसे अपने आंचल के साए में रखती। भारी मन से उसे हॉस्टल में छोड़कर आई थी। हर सेमेस्टर में अच्छा रिजल्ट करते देखकर उसका मन खुशी से बाग बाग हो उठता था। मल्टीनेशनल कंपनी में 30 लाख के पैकेज का समाचार सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके पंखों को उड़ने के लिए सारा आकाश मिल गया है। उसे उसकी मंजिल मिल गई है। ये समाचार सुनाते हुए वो बहुत खुश थी। खुशी की वजह से उसका गला अवरुद्ध हो गया। वो सिर्फ इतना ही कह पाई, खूब खुश रह बेटा, जीवन में सदा सफल हो। माँ जी तो तुरंत ही अपने भगवान जी को धन्यवाद देने मंदिर चली गई थीं। वहीं विहान और विहान के लिए दीदी उनकी आइकॉन बन गई थी। यद्यप उसे कंपनी ज्वाइन करने में अभी समय था, किंतु तुषार और देवना ने एक पार्टी अरेंज कर दी थी। निशा के बिना पार्टी का क्या औचित्य? उसके कहने पर तुषार ने कहा, आज तो सिर्फ फैमिली पार्टी है, उसके आने पर हम एक ग्रैंड पार्टी देंगे। तुषार और देवना ने उसका सदा साथ दिया था। निशा को अपनी बेटी की तरह माना था, अतः वो उनके पार्टी देने के प्रस्ताव पर मना नहीं कर पाई थी। दीदी चलिए खाना खा लीजिए, देवना ने उसके पास आकर कहा। उसकी आवाज़ सुनकर वो विचारों के चक्रव्यूह से पुनः बाहर आई। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी खुशी के अवसर भी वो अतीत की स्मृतियों में ही क्यों खोई हुई है। देखा, निशा के सास ससुर सुशील और साधना भी उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं। खाने के तुरंत बाद ही विभव और निशा फेरे के लिए बैठ गए। मंत्रोच्चार के मध्य विवाह की रस्में प्रारंभ हो गईं। उसके दिल की हार्ड डिस्क के पन्ने फिर से खुलने लगे। निशा को नौकरी करते 4 वर्ष हो गए थे। कई बार निशा से उसके रिश्ते की बात चलाई, पर वो हर बार टाल दिया करती थी। उसका इनकार सुनकर एक बार उसने कहा, बेटा विवाह का यही उचित समय है, अगर तेरी निगाह में कोई लड़का है तो बता दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके उत्तर में निशा ने जो कहा, उसी उत्तर का वो कुछ समय से इंतजार कर रही थी। उसके हर रिश्ते को नकारने के कारण उसके मन में आ रहा था कि उसके जीवन में कोई तो है। मना करने का प्रश्न ही नहीं था। उसने प्रारंभ से ही उसमें इतना विश्वास भरा था कि अपने छोटे मोटे निर्णय पर उसकी सहमति का इंतज़ार न करे। शायद इसीलिए जब निशा ने उसे अपने जीवन के इतने बड़े निर्णय से अवगत कराया तो एक क्षण के लिए तो मन विचलित हुआ, पर उसने अपने मन को यह सोचकर दिलासा दिया कि उसकी बेटी गलत तो हो ही नहीं सकती। आखिर उसका ये निर्णय क्षणिक नहीं है, ना ही किशोर वय की भावनाओं के ज्वार का नतीजा है। ये उनकी 3 वर्ष की मित्रता से पनपा प्यार है। विभव के माता पिता और बहन इंडिया में दिल्ली में रहते हैं, जबकि विभव यूएस में है। आईआईटी भारत से करने के बाद वो एमएस करने यूएस चला गया था। निशा एक बार अपने ऑफिशियल कार्य के सिलसिले में अमेरिका गई थी। वहाँ उसकी विभव से मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात मित्रता में बदली। निशा भारत लौट आई थी, किंतु उनका संपर्क बना रहा। फ़ोन पर विचारों के आदान प्रदान के कारण अंततः मित्रता प्यार का रूप ले बैठी। अब वे इस मित्रता को प्यार के बंधन में परिवर्तित करने के लिए आतुर हो गए थे।
निशा की इच्छा जानकर वो विभव के परिवार वालों से मिलने दिल्ली गई। परिवार अच्छा लगा, वो भी बेटे की इच्छा का मान रखना चाहते थे, अतः रिश्ता पक्का कर दिया। 2 माह पश्चात ही विवाह की तारीख तय कर दी गई। सब कुछ अच्छा था, पर बेटी इतनी दूर चली जाएगी, इस बात ने मन को दुखी कर रखा था। लड़की की माँ कन्यादान की रस्म पूरी करे। पंडित जी की आवाज़ सुनकर वो मंडप में आई। निशा का हाथ विभव के हाथ में देते हुए ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि अब उसकी बेटी पराई हो जाएगी। ना जाने कैसी भावना है ये। जब बेटी पढ़ने के लिए दूर जाती है, नौकरी के लिए दूर जाती है, तब ऐसा नहीं लगता, किंतु विवाह के पश्चात बेटी के दूर जाने का एहसास मन को दुखी कर ही जाता है। बड़े जतन से उसने आंखों में आए उन आंसुओं को आंखों में ही रोका था। आखिर 7 फेरे लेने के बाद दोनों अपने नए जीवन में प्रवेश कर ही गए। विवाह धूमधाम से हुआ, संपन्न हो गया था। 15 दिन पश्चात उन्हें दूसरे देश जाना था। उसे विदा करने के पश्चात जीवन में एक बार फिर शून्यता छा गई थी। अब बस फ़ोन का ही सहारा रह गया था। लगभग हर दिन ही उसका फ़ोन आ जाता। वीडियो कॉल पर इधर उधर की ढेर सारी बातें ऐसे बताती कि लगता वे लोग आमने सामने बैठकर ही बातें कर रहे हैं। तब लगता कि दुनिया कितनी छोटी है। इतनी बात तो अपने भारत में रहकर भी नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ उससे ही बात करती थी, वो माँ जी, तुषार और देवना के साथ, विहान और देवना से भी बातें करती रहती थी। समय को चलना है, वो चलता ही रहा। एक दिन माँ जी बाथरूम से काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकली। उसने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनकी कोई आवाज़ न आने पर तुषार को फ़ोन किया उसने, पर उधर भी फ़ोन न उठाया गया। उसके फ़ोन न उठाने पर वो पड़ोस के भल्ला साहब के घर गई। वो आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो पता चला कि माँ जी फर्श पर गिरी पड़ी हैं। वे उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसी समय तुषार का फ़ोन आया तो उसे बताते हुए बिलख पड़ी। उसे दुख था तो केवल इतना कि वो ऑपरेशन में व्यस्त रहने के कारण समय पर उसकी सहायता के लिए समय से नहीं आ पाया। नियति को जो मंजूर था वो हो भी गया। जीवन से उसे भी विरक्ति होने लगी थी, किंतु किसी के जाने से ख़त्म तो नहीं हो जाता जीवन। जब तक सांस है तब तक तो जीना पड़ता ही है। मन को बस यही तसल्ली थी कि उसकी बेटी सुखी और संतुष्ट जीवन जी रही है। वैसे भी इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जीवन में अनेक लोग मिलते हैं। अपना किरदार निभाते हुए कोई लंबी दूरी तक संग संग चलता है तो कोई जल्दी ही साथ छोड़ देता है। ये तो संसार का नियम है, फिर गिला शिकवा क्यों और किससे। अब वो भी अपने मन की दीवारों में चिपकी अतीत की स्मृतियों को भुलाकर सहजता से जीने की कोशिश करने लगी। किंतु क्या ये इतना सहज था? कॉलेज की व्यस्तता के बावजूद वो स्वयं को कभी कभी बहुत एकाकी पाती। तरह तरह के विचार आते। परेशान होकर वो उन्हें अपनी डायरी में कलमबद्ध करने लगी। एकाएक उसे लगने लगा कि उसके मन का द्वंद्व कम होने लगा है। अब उसे जीने का सहारा मिल गया था। समय को चलना है, वो चलता ही रहा। एक दिन निशा ने उससे फ़ोन पर कहा, मम्मा मैं आपके लिए टिकट भेज रही हूँ, आप आ जाइए। एक बार उसका मन किया कि वो निशा के प्रस्ताव को ठुकरा दे, किंतु तभी उसे लगा कि हर रिलेशन में गिव एंड टेक होता है। अगर हम बच्चों की भावनाओं की कद्र या उनकी इच्छा का मान नहीं करेंगे तो वो भला हमारी कद्र क्यों करेंगे। आखिर उसने उसकी बात मान ली। वो बहुत खुश हुई तथा बोली, मम्मा मेरे लिए हरी मिर्च का अचार, मिक्स अचार, महाराष्ट्रियन चूड़ा, मेथी के नमक पारे, मेवे वाले लड्डू और गजक लेती आना। यहाँ आकर बेहद मिस करती हूँ। उनकी फरमाइश सुनकर ये सोचकर मन खुशी से भर उठा कि विदेश में रहते हुए भी उसकी बेटी को अभी भी उसके हाथ के बने व्यंजनों की चाह है। उसकी फरमाइशों के साथ उसने निशा के लिए लखनऊ की प्रसिद्ध चिकनकारी का सूट तथा विभव के लिए कुर्ता पाजामा भी खरीद लिया। उनकी फरमाइश की सारी चीज़ों के साथ ढेरों उपहार लेकर वो निशा और विभव के पास पहुंची गई। उपहार पाकर वे दोनों ही बेहद खुश हुए। पूरे हफ्ते वे दोनों अत्यंत ही व्यस्त रहते, लेकिन वीकेंड में आसपास के दर्शनीय स्थल घुमाकर उसे खुश करने का प्रयत्न करते। उन्होंने उसे न्यूयॉर्क के दर्शनीय स्थलों के साथ वाशिंगटन डीसी, नियाग्रा फॉल तथा नासा भी घुमा दिया। इन सब स्थानों को देखकर लगा यूँ तो हमारे भारत में भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं, शायद इनसे भी सुंदर, किंतु इनका पर्यटन की दृष्टि से विकास नहीं किया गया है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत से लोग हमारे भारत में घूमने आएँ। जब समय मिलता वो निशा की छोटी छोटी फरमाइश, कभी गोभी तो कभी चने की दाल के पराठे, तो कभी आलू प्याज के पकौड़े, ढोकले,
पूरन पोली और नहीं तो आटे का हलवा बनाकर खिलाकर संतुष्टि का अनुभव किया करती। खुशी तो तब होती जब निशा विभव भी बड़े चाव से उसके हाथ की बनी चीज़ें खाता। विभव अगर कभी निशा से पहले आ जाता तो उसके मना करने के बावजूद किचन में घुसकर चाय नाश्ता बनाने लगता। एक ऐसे ही दिन वो उसे बैठने की सलाह देकर चाय बनाने किचन में जाने लगी तो उसके पीछे पीछे आता हुआ बोला, मम्मा क्या मेरे हाथ की चाय आपको अच्छी नहीं लगती? ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर मेरे रहते तुम काम करो अच्छा नहीं लगता। जब निशा यही काम करती है तब आपको बुरा नहीं लगता क्यों? उसकी बात और है। उसकी बात और कैसे है मम्मा? शायद आपके मन में अभी भी ये ग्रंथि पल रही है कि घर का काम लड़कियों को करना चाहिए। पर मम्मा जब निशा मेरे बराबर ही काम कर रही है तो घर की आधी जिम्मेदारी बांटना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? विभव के शब्द उसे खुशी से सराबोर कर गए। युवा पीढ़ी की बदलती मानसिकता समय की मांग है या एक दूसरे के प्रति सच्चे प्यार का प्रतीक है, ये तो वो नहीं समझ पाई। पर इतना अवश्य महसूस हुआ कि आज के बच्चे उनकी पीढ़ी से ज़्यादा समझदार और एडजस्टेबल हैं। निशा विभव के साथ सदा सुखी रहेगी, ये सोचकर मन में संतुष्टि हुई। एक उनका समय था जब पुरुष का घर में काम करना पुरुष को बीवी का गुलाम के खिताब से नवाजने के लिए काफ़ी होता था। अगर कोई औरत बाहर काम करती भी थी तो घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। पुरुष तो सिर्फ आदेश देते थे तथा उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना स्त्री की मजबूरी ही नहीं, पतिपरायणता की द्योतक भी थी। यहाँ तक कि अपनी कमाई की राशि पर भी स्त्री का अपना कोई अधिकार नहीं होता था। ये सब कुछ पति रूपी पुरुष के हाथों रहता था। उस समय भी कुछ अपवाद अवश्य थे, पर वो भी सिर्फ अंगुलियों पर गिने जाने लायक। जबकि आज यहाँ दोनों अपनी इच्छानुसार खर्च करते हैं। कोई किसी से हिसाब किताब नहीं मांगता है। हजारों डॉलर यूं ही खर्च कर डालते हैं। बुरा तब लगता जब वे फिजूल खर्ची करते हैं। फ्रिज व्यर्थ के सामानों से भरा रहता है, तरह तरह के जूस, फ्रोज़न फूड और भी न जाने क्या क्या। सामान समाप्त भी नहीं होता कि और ले आते। कभी कभी तो उपयोग में ना आने पर एक्सपायर होने पर फेंक भी देते हैं। कभी कभी मन करता कि उनकी फिजूल खर्ची पर उन्हें टोके, पर तभी मन में आता कि वे दोनों समझदार हैं, उन्हें कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें जैसा करना हो करें। हर एक की अपनी अलग अलग सोच और नज़रिया होता है और वो उसी के अनुसार काम करता है। बेकार की दखलंदाजी मनमुटाव ही पैदा करती है। ये सोचकर उसने भी तटस्थता अपना ली। धीरे धीरे उसके लौटने का दिन नज़दीक आ रहा था। यद्यपि निशा और विभव चाहते थे कि वो अपनी छुट्टी बढ़ा ले, पर अपनी कुछ मजबूरियों के चलते वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लगभग सारी तैयारी हो गई थी। उसने तुषार, देवना, विहान और विवान के अतिरिक्त अपने मित्रों के लिए गिफ्ट खरीदे। यद्यपि हमारे भारत में भी अब सब मिल जाता है, किंतु अभी भी लोगों के मन से विदेशी सामानों का क्रेज़ समाप्त नहीं हुआ है। एक दिन विभव काम से बाहर गया हुआ था। वो और निशा बाहर लॉन में पड़े झूले पर बैठे मौसम का आनंद ले रहे थे। अचानक निशा उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई तथा उससे मनुहार करने लगी। मम्मा अभी तो मन भी नहीं भरा, कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा था। बढ़ा लो अपनी छुट्टियाँ। बेटा 2 वर्ष और बचे हैं मेरी सेवानिवृत्ति के। मेरा भी अपने छात्रों के प्रति कुछ कर्तव्य है। वैसे भी कुछ दिनों की छुट्टी बढ़ा भी लेती, किंतु कोई तो हो जिसकी किलकारी मुझे व्यस्त रखती। तुम दोनों तो काम में इतना व्यस्त हो जाते हो, आखिर मन लगे भी तो लगे कैसे? वैसे भी बेटा तुम्हारे विवाह को 2 वर्ष होने जा रहे हैं, अब तो गोद भर ही जानी चाहिए। कई दिनों से मन में उथल पुथल मचा रही बात आखिर अवसर पाकर जुबां पर आ ही गई। मम्मा इस सब की फुर्सत कहाँ है मुझे? देख तो रही हो कितना व्यस्त रहती हूँ। फिर अभी तो मैंने MBA ज्वाइन किया है। जॉब और पढ़ाई तो ठीक है बेटा, पर फैमिली तो प्लान करनी ही पड़ेगी और इसके लिए यही उचित समय है। यही विभव भी कहते हैं मम्मा, पर अगर इस समय मैंने यह निर्णय लिया तो मेरे कैरियर की ग्रोथ रुक जाएगी, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहती। आज नहीं तो कल कभी तो तुझे जॉब से ब्रेक लेना ही पड़ेगा, फिर लेट करने से क्या फ़ायदा? स्नेहा ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। माँ क्या कोई सरोगेट मदर नहीं मिल सकती? भारत में तो सुनते हैं पैसों के लिए औरतें कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। प्लीज़ मम्मा आप पता लगाओ ना। एकाएक स्नेहा ने उसी गोद से उठते हुए कहा। निशा का मंतव्य जानकर स्नेहा हतप्रभ रह गई। फिर उसे वो समझाते हुए बोली, बेटा सरोगेट मदर की तलाश तो वे लोग करते हैं जिन्हें बच्चा नहीं हो सकता। फिर ये तो आवश्यक नहीं कि इस तरह से जन्मे बच्चे से उतना ही लगाव हो जितना अपनी कोख से उत्पन्न बच्चे से होता है।
वैसे भी बेटा, बच्चे को अपनी कोख में पलते बढ़ते महसूस करना मातृत्व का अनोखा एहसास है। इस एहसास के द्वारा ही एक नारी का नारीत्व पूर्णता को प्राप्त करता है, और फिर सरोगेट मदर से उत्पन्न बच्चा बाद में समस्या भी पैदा कर सकता है। आखिर हर इंसान अपना वजूद खोजता है। जब उसे पता लगेगा कि उसने तुम्हारी कोख से नहीं वरन दूसरी औरत की कोख से जन्म लिया है, तो हो सकता है वो इसका कारण जानना चाहे। तब तुम उसे क्या उत्तर दोगी? स्त्री जननी है। अगर वो अपनी आकांक्षाओं की खातिर अपने इस कर्तव्य से भी पीछे हटने लगेगी तो संसार का क्या होगा? मन के स्तर पर खून से जुड़े संबंध ही न सिर्फ आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता लाते हैं, वरन जीवन को तरंगित, आह्लादित और सुरभित भी करते हैं। युवावस्था में भले ही कोई ऐसे संबंधों को नकार दे, पर जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता ही है जब किसी अपने के लिए इंसान छटपटाने लगता है। उस समय अगर कोई अपना ना हो तो सब सुख सुविधा होने के बावजूद जीवन मरुस्थल बनकर रह जाता है। मम्मा, पहले तो आज नारीत्व, मातृत्व, रिश्ते, अपनापन सब बेकार की बातें हैं। दरअसल इन्हीं शब्दों के जाल में उलझकर हम स्त्रियां अपनी ज़िंदगी, अपना कैरियर दांव पर लगा देती हैं। अगर आपके पास पैसा है तो बेगाने भी अपने हो जाते हैं। मुझे खूब पैसा कमाना है, अतः बच्चे का तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती हूँ। हाँ, अगर सरोगेट मदर मिल जाए तो मैं इस बारे में विचार कर सकती हूँ, उसने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। पर क्या विभव इसके लिए तैयार होगा? वैसे भी एक माँ से बच्चे को छीनना क्या उसका शोषण नहीं है? अगर उसे मेरी और मेरे कैरियर की फिक्र है तो उसे तैयार होना ही पड़ेगा। जहाँ तक शोषण की बात है, वो स्वयं अपनी कोख किराए पर दे रही है। मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, उसे उसके काम के पूरे पैसे दूंगी। निशा के शब्द न केवल विभव को वरन पूरी व्यवस्था को चैलेंज देते प्रतीत हो रहे थे। उसके तेवर देखकर अप्रत्याशित उत्तर से बचने के लिए कुछ भी कहना श्रेयस्कर नहीं समझा। फिर भी स्वयं को रोक नहीं पाई तथा वही बात घुमाकर पूछ बैठी। माना बच्चा हो भी गया तो फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? आप तो हैं ही ना, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। अगर मैं ना आ सकी तो एक आया रख लूँगी। आखिर पैसों से क्या नहीं हो सकता। अगर वो भी संभव नहीं हो सका तो इस देश में एक से एक अच्छे क्रैच हैं जहाँ बच्चों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है। हाँ, पैसों से सब हो सकता है, पर प्यार नहीं खरीदा जा सकता। स्नेहा बुदबुदा उठी। कुछ कहा क्या मम्मा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मम्मा अब अंदर चलें, लगता है खूब तेज़ बारिश होने वाली है। आज बर्फ़ पड़ने का भी अनुमान है। यहाँ मौसम का मिजाज यूं ही बदलता रहता है। मौसम के साथ नई पीढ़ी का मिजाज भी तो बदल रहा है, सोचते हुए स्नेहा 21वीं सदी की अति आत्मविश्वासी नारी को देख रही थी। वहीं दिल में कुछ दरक रहा था। स्त्री जननी है, अगर वो अपनी आकांक्षाओं की खातिर अपने इस कर्तव्य से ही पीछे हटने लगेगी तो इस संसार का क्या होगा? डर तो इस बात का था कि कहीं इस वजह से उसके और विभव के संबंधों में दरार ना आ जाए। बार बार यही विचार उसके मन मस्तिष्क को मथ रहा था कि कहीं पश्चिमी देश की चमक दमक ने उसकी बेटी को उससे छीन तो नहीं लिया है। तभी तो रिश्तों से ज़्यादा पैसों और अपने कैरियर को महत्व देने लगी है। पता नहीं ये आज की अत्याधुनिक पीढ़ी की परिवर्तित सोच समय की मांग है या इनकी असीमित आकांक्षाओं का परिणाम। पर इसमें दो राय नहीं है कि जन्मजात गुणों को नकारने की सोच और करनी जहाँ हमारे नैतिक मूल्यों पर कुठाराघात करेंगे, वहीं हमारी सामाजिक संरचना और व्यवस्था के चरमराने के साथ अंततोगत्वा कहीं उनके स्वयं के लिए भी दुखदायी सिद्ध न हो सकता है कि निशा जो सोच रही है वही उसके लिए ठीक हो। यही आज की पीढ़ी का जीवन दर्शन हो। आज मान्यताएं बदल रही हैं। नई सोच और नए जीवन दर्शन को अपनाकर आज की नई पीढ़ी नए ढंग से सोचना और रहना चाहती है। नया खून, नया उबाल, नई सोच, नए दायरे। सोचकर स्नेहा ने अपने विचारों को झटका। निशा का आत्मविश्वास जहाँ उसे गौरवान्वित कर रहा था, वहीं उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण मन को टीस पहुँचा रहा था। किंतु फिर मन में कहीं न कहीं एक विश्वास था, आस थी कि एक दिन भौतिकता की अंध मृग मरीचिका के पीछे भागती, रिश्तों की नई लकीरों के दायरे में कैद करती आज की दिग्भ्रमित पीढ़ी परिवार के महत्व के साथ रिश्तों की अहमियत, रिश्तों में रची बसी प्रेम की खुशबू अवश्य पहचानेगी। रिमझिम बरसात होने के कारण अचानक ही ठंड बढ़ गई थी। उसने कंधे पर पड़े शॉल को ढंग से लपेटा तथा घर के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए।
अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी नई लकीरों के दायरे। 21वीं सदी की सशक्त, आत्मनिर्भर युवा नारी की सोच को दर्शाती हुई ये कहानी आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की बेहतरीन कहानियाँ सुनते रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।